देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर अहम खबर। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। तुअर, उड़द और मसूर दालों की खरीद की सीमा बढ़ाकर 40% करने का फैसला। कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार नहीं होने के बावजूद समाधान में भागीदार बनने को तैयार भारत। G20 मंत्री स्तरीय बैठक में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भारत का एनडीसी दस्तावेज पेश। झारखंड में सरकार बचाने की कवायद। रायपुर में यूपीए के 32 विधायकों का डेरा। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी की दल बदल मामले में सुनवाई पूरी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.5% जीडीपी वृद्धि दर। जुलाई में 8 कोर सेक्टर की सुस्त पड़ी रफ्तार। 4.5% रही वृद्धि दर। और श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गणपति प्रतिमा की स्थापना के साथ उत्सव की शुरुआत। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। बीजेपी नेता माणिक साहा के त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए 22 सितंबर को उपचुनाव होगा। उपचुनाव की अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी। मतगणना चुनाव के बाद 22 सितंबर को ही होगी। घरेलू विमान यात्राओं के अधिकतम किरायों पर लगी सीमा हटा ली गई है। करीब 2 वर्ष से अधिक समय के बाद ये सीमा हटाई जा रही है। अब विमान सेवा कंपनियां अपने किराए तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। सीमा शुल्क विभाग आयातित वस्तुओं को मंजूरी देने के लिए देश में मानकीकृत जोखिम आधारित ऐसी प्रणाली शुरू करेगा। इसमें आमना सामना हुए बिना मूल्यांकन किया जाता है। इसकी चरणबद्ध शुरुआत 5 सितंबर से धातु की आयातित वस्तुओं के साथ की जाएगी। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान 518 लाख टन धान की खरीद का आकलन किया है। पिछले साल करीब 509 लाख टन धान की खरीद हुई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। पिछले कई दशकों में यह संख्या सबसे अधिक है। एसएससी घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 14 सितंबर तक बढ़ा दी है। देश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 64,667 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,231 नए मामले सामने आए हैं। विश्व बैंक ने कोरोना के दौरान उत्पादन बढ़ाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत सरकार ने गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास से मिले गोपनीय दस्तावेजों की जांच को रोकने के प्रयास किए गए थे। अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों में ये खुलासा किया गया है। सुरक्षा बलों के साथ भिड़ने वाले शक्तिशाली इराकी मौलवी के सशस्त्र समर्थकों ने मौलवी की शांति बहाली की अपील के बाद पीछे हटना शुरू कर दिया है। अल सद्र के समर्थक 4 दिन से यहां जुटे थे। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति कराने को मंजूरी दे दी है कि दाल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दलहन, चना पर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत खरीदे गए दालों के स्टॉक से राज्य को दिया जाएगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से 30,55,000 मीट्रिक टन चना खरीदा है। समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की दालों की खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 40% कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जैव विविधता को लेकर नेपाल से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। समझौता ज्ञापन से भारत और नेपाल के बीच गलियारों की बहाली और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों को फिर से शुरू करना है। वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेपाल सीमा के साथ लगा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में बचे कुछ बेहतरीन वन्यजीव आवासों के तौर पर जाना जाता है। भारत वैश्विक उत्सर्जन के लिए पारंपरिक रूप से जिम्मेदार नहीं होने के बावजूद समस्या का समाधान करने वाला देश के तौर पर अपना इरादा दिखा रहा है। इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुई G20 मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों से मिल रही वित्तीय मदद की गति और पैमाना वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल नहीं खाता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक असर उन गरीब और कमजोर देशों पर पड़ रहा है जो जलवायु संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, जिनके पास यथास्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी क्षमता और वित्त का अभाव है। There is an urgent need to mobilize resources to stimulate the economy in manner that makes it more resilient and sustainable. But the current pace and scale of climate finance from developed countries is not matching the global aspiration to combat climate change. Collectively, work is needed toward turning ambition into action in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. भारत ने पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए अपना नवीनतम निर्धारित योगदान पेश किया है, जिसमें जोर दिया गया है कि वो 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑनलाइन क्लाइमेट चेंज में NDC दस्तावेज जमा किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत का NDC उसे किसी क्षेत्र केंद्रित प्रतिबद्धता के लिए बाध्य नहीं करते हैं। 3 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के NDC को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर 13.5% रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने मौद्रिक नीति समीक्षा में 2022-23 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर करीब 16.2% रहने का अनुमान लगाया था। पिछले साल अप्रैल से जून तिमाही में GDP वृद्धि दर 20.1% रही थी। वहीं 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में धीमी पड़कर 4.5% रही। वृद्धि दर 6 महीने में सबसे कम है। एक साल पहले जुलाई में कोर सेक्टर की वृद्धि दर 9.9% थी। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जून में 13.2%, मई में 19.3% रही। कच्चे तेल में 3.3% और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 0.3% की गिरावट आई है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत को पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से कल देश का पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। ये स्वदेशी रूप से विकसित भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैप्लोमायवस वैक्सीन है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च करना रोमांचक अनुभव है। इस बात की खुशी है कि बेटियां ये बहुप्रतीक्षित टीका लगाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर देश में औरतों को होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है कि मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये भारत में वैक्सीन बनाई गई है और इसका बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को दिया जाएगा। झारखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य में सत्ताधारी पार्टी के 32 से ज्यादा विधायक प्राइवेट विमान से रायपुर पहुंचे। विधायकों को रायपुर के मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट में ठहराया गया।
सभी की निगाहें अब राज्यपाल रमेश बैस पर टिकी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद संबंधी मामले में अधिसूचना जारी करने के मामले में निर्णय लेना है। वहीं इस बीच हेमंत सोरेन सरकार ने 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें 30 जेएमएम, 18 कांग्रेस, 1 आरजेडी और 1 सीपीआई एमएल से है। झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य हैं। विपक्ष में कुल 31 विधायक हैं, जिनमें 26 बीजेपी, 2 एजेएसयू, 2 स्वतंत्र विधायक और 1 एनसीपी से संबंधित है। उधर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल के मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसे आबकारी नीति और कक्षा निर्माण में अनियमितताओं से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास बताया है। उधर ऑपरेशन लोटस के आरोप की जांच के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई निदेशक के ऑफिस पहुंचे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सनसद टीवी के साथ। The act that empowers persons with disability. It's not only that a person with disability has been given a right or a reservation under the act. This should actually alleviate so many people who are suffering from disabilities. ये न केवल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बराबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, साथ में किसी भी तरीके के एब्यूज के चांसेस को मिनिमाइज करता है। Watch with us 75 years laws that shaped India. यात्रा एक महान शासन तंत्र की कथा, गुरु कौटिल्य और मौर्य साम्राज्य की। जानेंगे प्रशासन, व्यापार, राजस्व और गुप्तचरी के राज। इतिहास गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री कल कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में श्री आदि शंकराचार्य क्षेत्रम यानी शंकराचार्य जी की जन्मस्थली का दौरा करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गलवान घाटी में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के परिवारों और हाल ही में एक आग दुर्घटना में मारे गए 12 बिहार श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। बिहार में महागठबंधन सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही विवादों में घिरे विधि मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। उन्होंने अब विधि विभाग की जगह गन्ना उद्योग विभाग संभाल लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूल परिसर में कक्षाओं में आने में असमर्थ छात्रों के लिए दिल्ली से देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल समेत एक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें पंजाब में आबकारी नीति की सीबीआई जांच की मांग की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए एक रोड मैप बनाना है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की कथित हत्या के मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस का एक दल बुधवार को हरियाणा के हिसार पहुंचा। झारखंड के दुमका की तेजाब पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया।
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवती के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। घरेलू सहायिका को प्रताड़ित करने वाली निलंबित बीजेपी नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा को कोर्ट ने 12 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की घटना पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सूरीनाम यात्रा के बाद मैक्सिको के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने अपनी सूरीनाम यात्रा को उपयोगी बताया और उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग, व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूरीनाम नेशनल असेंबली के सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने और बहस और चर्चा के लिए विधायी मंच का उपयोग करने पर जोर दिया। साथ ही स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों के दौरान लोकतंत्र के पथ पर भारत की यात्रा और सफल विकास की कहानी को साझा किया। वहीं लोकसभा सचिवालय और सूरीनाम नेशनल असेंबली ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसमें सूचना के आदान प्रदान और संसदीय अभिलेखागार, संसदीय दस्तावेजों तक बेहतर पहुंच के लिए सहयोग भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ने सूरीनाम नेशनल असेंबली को उनके नए संसद भवन के लिए भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद सूरीनाम को अपने विधायकों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए सदैव तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ने सूरीनाम के विदेश मंत्री अल्बर्ट रामदीन के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह से मुलाकात की। इस मौके पर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसेमंद मित्र और सूरीनाम के विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। मौसम विभाग ने देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिणी प्रायद्वीप, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर में अगले कुछ दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। बिहार और पश्चिम बंगाल समेत देश के पूर्वी भागों में गरज के साथ बारिश और आंधी की संभावना है। तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत दक्षिणी राज्यों और पश्चिमोत्तर और मध्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सिलीगुड़ी के कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पड़ा है। यहाँ गंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं। पूरे प्रदेश में करीब 1000 गांव जलमग्न हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 22 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित गाजीपुर और चंदौली जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से अधिक पानी छोड़ने के कारण गंगा, यमुना, चंबल और बेतवा सहित कई नदियों में जलस्तर में वृद्धि हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने वाराणसी में एनडीआरएफ के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण की। वाराणसी के कुछ रिहायशी इलाकों में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लोग आवाजाही के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बीती रात से घटने लगा है। बावजूद इसके लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केरल के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए पलक्कड़ जिले के मलमुजपुर बाढ़ के द्वार खोलने का फैसला किया गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और तेलंगाना, रायलसीमा में पश्चिम विदर्भ के पास चक्रवाती परिसंचरण के कारण केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में 3 सितंबर तक बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिकों ने 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए दक्षिणी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य केरल के जिलों से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल 4 लोगों को इसके लिए चुना गया है। कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जिन्होंने कंबोडियाई लोगों को खमेर रूज शासन से
नरसंहार के आघात से उभरने में मदद की। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, जिन्होंने हजारों वियतनामी ग्रामीणों के इलाज के प्रयास किए, उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है। फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड दुर्व्यवहार के शिकार हजारों बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता में मदद की। इनके अलावा फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बैंचेजिब, जिन्होंने इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किए। मनीला में 30 नवंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। श्रीलंका में सत्तारूढ़ गठबंधन श्रीलंका पोडुजना पेरामुना के 12 सांसद आधिकारिक रूप से विपक्ष में शामिल हो गए हैं। अपने इस निर्णय पर सांसदों ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने लोगों के साथ अपना सामाजिक सरोकार खो दिया है। इन सांसदों में पूर्व मंत्री जीएल पेरिस भी शामिल हैं, जो अप्रैल में पार्टी से अलग हो गए थे। पेरिस के अलावा एसएलपीपी के नेता दुल्लास अलसापेरुमा, डिलन पेरेरा और नालाका गोदाहुआ पक्ष में शामिल हो गए हैं। हालांकि इन 12 सांसदों के जाने से राष्ट्रपति विक्रमसिंघे नीति सरकार के स्थायित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सभी दलों से अपील की थी कि वे श्रीलंका को अभूतपूर्व आर्थिक संकट से उबारने के लिए सर्वदलीय सरकार में शामिल हों। इस बीच श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गया है। हालात को काबू पाने के लिए पुलिस कर्मियों ने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचेव अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने साम्यवाद के अंत, सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध को खात्मे में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि गोर्बाचेव 7 साल से कम समय तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कई बड़े बदलाव शुरू किए। इन बदलावों ने जल्द ही उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण अधिनायकवादी सोवियत संघ विघटित हो गया। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र रूसी प्रभुत्व से मुक्त हुए और दशकों से जारी पूर्व पश्चिम परमाणु टकराव का अंत हुआ। उनके कार्यकाल के आखिरी दिनों में एक के बाद एक गणतंत्रों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। उन्होंने 25 दिसंबर 1991 में इस्तीफा दे दिया। इसके एक दिन बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। गोर्बाचेव को शीत युद्ध समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अमेरिका ने बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान को $3 करोड़ की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। विदेशी एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका देश इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने भयानक बाढ़ की चपेट में आने के कारण अमेरिका यूएसआईडी के जरिए भोजन, सुरक्षित पेयजल और आश्रय जैसी महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के लिए $3 करोड़ प्रदान कर रहा है। बाढ़ से 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 1100 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि 1600 से अधिक लोग घायल हैं। पाकिस्तान हाल के इतिहास में सर्वाधिक भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों के दल के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पहुंचने से पहले कीव में उनकी तैयारियों का जायजा लिया है। आईएईए के विशेषज्ञों का एक दल यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र जा रहा है, जहां विकिरण का रिसाव होने की आशंका है। आईईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि उन्हें यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की निगरानी के लिए यूक्रेन में एक स्थायी मिशन स्थापित करने की उम्मीद है। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने की शीघ्र बाद रूसी सैन्य बलों ने जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने महत्वाकांक्षी नए चंद्र रॉकेट के सफल प्रक्षेपण को लेकर फिर से प्रयास करने जा रहा है। इसके लिए उसने शनिवार 3 सितंबर का दिन तय किया है। इससे पहले चंद्र रॉकेट के प्रक्षेपण की अंतिम तैयारियों के दौरान ईंधन के रिसाव और फिर एक इंजन में खामी आने की वजह से इसके सोमवार सुबह निर्धारित प्रक्षेपण को टालने की जरूरत पड़ी। और अब बात गणेश उत्सव की। गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। ये उत्सव भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने
इस मौके पर सभी को बधाई दी है। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान घरों और पूजा स्थलों में गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर्व का विशेष महत्व है। 10 दिन चलने वाला ये उत्सव कोविड प्रतिबंधों के बिना पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण यह त्योहार कई तरह से पाबंदियों के साए में मनाया गया था। अब आप सुबह 9 बजे भी सनसेट टीवी पर देख सकते हैं खबरों का अपडेट टॉप न्यूज में। खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गणेश उत्सव की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।